हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज अनऑफिशियली फिजिक्स। आई एम सुमित और हम साथ में पढ़ना भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बेसिकली हम इस सीरीज अनऑफिशियली फिजिक्स में हम रिवीजन कर रहे हैं फिजिक्स का। दिस इज काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स ऑफ फिजिक्स, जिनको जल्दी जल्दी फिजिक्स रिवाइज करना है और आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना, उनकी उसकी एप्लीकेशन क्या है, राइट। तो हमने अभी तक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जैसे कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी इलास्टिसिटी, एक पढ़ी प्लास्टिसिटी, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ा, फिर हमने और क्या देखा, हमने विस्कोसिटी देखा, और हमने ऐसे बहुत सारे और एक दो चीज़ें ऐसी देखी हैं। तो आज उन्हीं चीज़ों में ऐड करते हुए हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सरफेस टेंशन, और उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्यों होता है, राइट। सरफेस टेंशन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक सरफेस और एक टेंशन। सरफेस क्या होता है सबको मालूम है, किसी भी दो मतलब लिक्विड या दो लिक्विड और एयर के बीच का जो इंटरफेस होता है उसको सरफेस बोलते हैं। टेंशन क्या होता है, टेंशन नॉर्मल एक फोर्स होता है। अगर हमने देखा था स्ट्रिंग अटैच रहती है, जब रोप अटैच रहता है तो एक फोर्स लगता है अवे फ्रॉम द बॉडी, जिसको हम टेंशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मतलब सरफेस पे लगने वाले टेंशन को क्या सरफेस टेंशन बोलते हैं शायद। तो देखते हैं क्या होता है सरफेस टेंशन। ये तो बहुत वेग सी आपको अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करी है मैंने, राइट। अब सरफेस टेंशन समझने के लिए ये चीज़ एक एग्जाम्पल समझना ज़रूरी है, एग्जाम्पल है, एक एक्सप्लेनेशन समझना ज़रूरी है। मान लीजिए कोई बीकर है, उसमें पानी भरा हुआ है और मेरे को दो पॉइंट को देखना है। पहला पॉइंट जो बीकर के अंदर है, दूसरा पॉइंट जो सरफेस पे है। मेरे को उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखना है, मतलब एकदम अंदर मॉलिक्यूल्स के लेवल पे जाके इसको समझने की कोशिश करना है। अब मॉलिक्यूल्स के लेवल पे जब मैं समझता हूँ तो पहले एक बात समझने की ज़रूरत है, सरफेस नॉर्मली हमें एक पतली सी लाइन होती है, लेकिन जब मॉलिक्यूल के लेवल पे हम समझेंगे तो ऊपर के 10-15 जो लेयर्स हैं मॉलिक्यूल की, वो बेसिकली सरफेस कॉम्प्रोमाइज़ करती है, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूल तो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, तो 10-15 लेयर का होगा, बहुत कम होगी। तो ये 10-15 लेयर बेसिकली सरफेस कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। अब पहले मैं अंदर वाला पॉइंट मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, राइट। अब इस पॉइंट पे देखो आप, हर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। ये जो एरो शो कर रहे हैं, फोर्स शो कर रहे हैं, हर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये फोर्स क्यों लग रहा है, दिस फोर्स इज ड्यू टू अदर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन लिक्विड, राइट, विच आर प्रेजेंट इन फ्लूइड। तो हर डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि अंदर तो हर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो फोर्स लग रहे हैं ये सिमेट्रिक हैं, हर डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक अगर यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो इसके ऑपोजिट भी कोई फोर्स लग रहा होगा, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हियर, राइट। बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल इज जीरो, राइट। ये क्लियर है। अब ऊपर एक सरफेस वाला पार्टिकल ले लीजिए, सरफेस वाले पार्टिकल पे भी फोर्स लग रहा होगा, अंदर की साइड हर जगह, और बाहर की साइड जहाँ पर एयर प्रेजेंट है कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, या फिर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो बहुत कम लग रहा होगा, राइट। वो डेफिनेटली ये जो अंदर वाला फोर्स है उसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो एसिमेट्रिक है, इसके कारण इस मॉलिक्यूल पे कुछ नेट फोर्स लग रहा है। एंड दिस नेट फोर्स, सरफेस पे जो नेट फोर्स लग रहा है, इसी के कारण सरफेस टेंशन अराइज होता है। सरफेस टेंशन क्यों होता है, इसका रीज़न तो मिल गया, बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स ऑन पार्टिकल जो सरफेस पे है, ठीक बात है, ये तो हमने समझ लिया। अब मान लीजिए ये फ्लूइड है, इस पर आप एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए एल लेंथ की, ठीक है। तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड पे राइट साइड के कारण कुछ फोर्स लग रहा होगा F, इसी तरह राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड के कारण कुछ फोर्स लग रहा होगा F, इक्वल एंड ऑपोजिट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो दिस फोर्स F अपॉन जो ये लेंथ है लाइन की L, F अपॉन L बेसिकली सरफेस टेंशन होता है। ये सरफेस टेंशन का आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, ये बोलता है कि लेट F बी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच अदर बाय टू पार्ट्स ऑफ सरफेस, मतलब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, अक्रॉस द लेंथ ऑफ लाइन L, देन सरफेस टेंशन इज F अपॉन L। ये हम देख चुके हैं, नॉट एन इशू। यूनिट क्या होगा, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, लेंथ का क्या होता है मीटर, न्यूटन पर मीटर हो गया यूनिट। और सरफेस टेंशन का क्या फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है सरफेस टेंशन का, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो सरफेस एनर्जी को यू से डिफाइन करें, एरिया को ए से करें, ठीक है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, जूल क्या होता है न्यूटन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, न्यूटन पर मीटर। अगेन डायमेंशनली हमने इस फार्मूले को मतलब सेटिस्फाई कर दिया है। ए क्या होता है एरिया, यू क्या होता है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ड्यू टू सरफेस टेंशन इज बेसिकली सरफेस एनर्जी, राइट। तो कभी आपको सरफेस एनर्जी दी हो और एरिया दिया हो, आपको बोलो सरफेस टेंशन फाइंड करना है, तो ऐसे फाइंड कर सकते हो। या फिर आपको सरफेस एनर्जी फाइंड करना हो, सरफेस टेंशन दिया हो, तो आप सरफेस टेंशन इंटू एरिया करके सरफेस एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू विल यूज सरफेस टेंशन।
अब आपने समझ लिया सरफेस टेंशन क्या होता है। बेसिकली एक टेंशन फोर्स होता है, मतलब जो लगता है सरफेस पे, ठीक है। टेंशन है तो अवे फ्रॉम द सरफेस ही लगेगा, वो भी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो अब इसकी एप्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं। छोटे में कभी आपने खेला हो नहाते टाइम, या फिर कोई वो एक मेले में जाते हो तो वो एक गेम आता है वो बबल बनाने वाला, आप उसको सोप सॉल्यूशन में डिप करते हो और वहाँ से हवा में फूंक मारते हो तो वो बबल बनने लगते हैं, राइट। तो ये जो बबल्स बनते हैं, या आप कभी नहाते हो, आपने पानी में डाला तो पानी में अंदर बबल्स बनने लगते हैं। ये जो बबल्स बनते हैं दीज आर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन नहीं होता तो ये बबल नहीं बनते, राइट। देखते हैं कैसे बनते हैं और कैसा क्या होता है। ये बबल आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये बबल नॉर्मली इस बबल पर चारों ओर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। चारों ओर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो इस पर कुछ फोर्स लग रहा है। मैं मान रहा हूँ सिमेट्रिक है तो नेट फोर्स 0 होगा, इस चीज़ को मैं मान रहा हूँ, लेकिन कुछ फोर्स तो लग रहा है। आप यहाँ से जैसे ही हाथ लगाओगे अपना, ठीक है, जैसे ही हाथ लगाओगे ये बबल फूट जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लग जाता है। तो उसका जो पतला सा लेयर है, मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, ये पतली सी जो मेम्ब्रेन है ये इस फोर्स को नहीं झेल पाएगी, जो आपके हाथ का फोर्स है। तो इसके कारण ये फट जाता है, फूट जाता है, ये बर्स्ट हो जाता है, बबल बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन एटमॉस्फेयर में ये बहुत आसानी से रहता है। एटमॉस्फेयर का फोर्स भी तो लग रहा है इस पर, भाई ठीक है सिमेट्रिक है, लेकिन इस पॉइंट पे कुछ फोर्स लग रहा है तो बर्स्ट क्यों नहीं हो रहा है? मेम्ब्रेन तो बहुत पतला है, वो इसलिए बर्स्ट नहीं होता है क्योंकि अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है जो इस पर लगता है, पी, अंदर भी कुछ प्रेशर रहता है। तो ये दोनों प्रेशर और सरफेस टेंशन मिला के कुछ ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, जिसके कारण ये मेम्ब्रेन एकदम सुरक्षित रहता है, एकदम सेफ रहता है। कैसे बैलेंस करते हैं देखते हैं। थोड़ा सा दूसरा कलर लेते हैं क्लियर समझने के लिए। मान लीजिए मैंने इस बबल को बीच से काट दिया, तो अब ये कैसा हो गया बबल? अब ये थोड़ा हेमिस्फेरिक टाइप का हो गया है, राइट। तो जैसे ही मैंने इस बबल को बीच से काटा, मैं इसके फोर्स का एनालिसिस करना चाहता हूँ। तो इस पर एक तो प्रेशर ऐसा लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कैसा हो गया है? ये बबल कुछ ऐसा हो गया है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये वाले पूरे सरफेस पे लग रहा है, और अंदर से भी कुछ प्रेशर लग रहा होगा, राइट। अंदर से भी कुछ प्रेशर पी लग रहा है, और ये पी ए है, ठीक है। तो अंदर से भी कुछ प्रेशर लग रहा होगा, वो भी क्या इसी सरफेस पे लग रहा है, राइट। और क्या लग रहा है? और एक सरफेस टेंशन लग रहा होगा। अब सरफेस टेंशन कैसा लग रहा है आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रेड कलर से बना रहा हूँ मैं। सरफेस टेंशन लग रहा है इस पर ऐसा, ठीक है। ये जो टी है, ये टी नहीं है, ऐसी ले लीजिए, ये सरफेस टेंशन है। ये लग रहा है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये ऐसे लग रहा है सरफेस टेंशन, ठीक है। अब मेरे पास तीनों इक्वेशन, मैंने बता दिया आपको कौन से 3 फोर्स लग रहा है। अभी इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, फोर्स वाली इक्वेशन, राइट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो पी अंदर लग रहा है और पी ए बाहर लग रहा है, ये इसी सरफेस पे लग रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ P माइनस पी ए इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ लग रहा है? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? सरफेस टेंशन T इंटू लेंथ, F अपॉन एल होता है सरफेस टेंशन। F कितना हो गया? T इंटू एल, एल कितनी है? 2 पाई आर, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 2T बचा, यहाँ पर ये बचा P माइनस पी ए इंटू आर। P माइनस पी ए को मैं बोल देता हूँ डेल्टा P, मतलब चेंज इन प्रेशर या एक्सेस प्रेशर जो अंदर है, इज इक्वल टू 2T अपॉन आर, 2T अपॉन आर। देखिए एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल यही होता है 2S अपॉन आर। यहाँ पर ऐसे सरफेस टेंशन आर है, रेडियस। अब अगर सोप बबल की बात करें, अगर सोप सॉल्यूशन में डिप करके आप करते हो, सोप का बबल बनता है, तो नॉर्मल बबल में, एयर बबल या वाटर बबल कोई सा भी बबल है, नॉर्मल बबल में आपकी एक मेम्ब्रेन होता है, लेकिन सोप बबल में 2 मेम्ब्रेन होते हैं। तो जब 2 मेम्ब्रेन होते हैं तो सरफेस टेंशन भी 2 जगह लगता है। तो इसके कारण सोप एक्सेस प्रेशर एंड सोप बबल का फॉर्मूला कुछ बदल जाता है। वो 2S की जगह सरफेस टेंशन और बढ़ता है तो वो 4S हो जाता है। तो वो फॉर्मूला हो जाता है 2S/r की जगह 4S अपॉन आर, जहाँ पर S होता है सरफेस टेंशन, R होता है रेडियस। अब सरफेस टेंशन
डेफिनेटली डिपेंड करता है लिक्विड पे, ठीक है भाई। पानी का सरफेस टेंशन कुछ और होगा और कोई दूसरे फ्लूइड का एयर का सरफेस टेंशन शायद कुछ और होगा, कोई दूसरा फ्लूइड होगा उसका सरफेस टेंशन कुछ और हो जाएगा, राइट ना। ये तो हो गया भाई बबल का केस। अब एक और होता है, एक और चीज़ होती है कैपिलरी एक्शन, ठीक है। ये नेचर में बहुत पाया जाता है, इसका मैं एप्लीकेशन आपको नेचर में एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। सबसे पहले कैपिलरी एक्शन पढ़ना, उसके पहले दो चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें क्या, छोटी सी चीज़ें हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कोई भी दो पार्टिकल हैं उनके बीच कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। अगर दो मॉलिक्यूल हैं पानी के तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो होगा कोहेसिव फोर्स, राइट। मान लीजिए और एक मॉलिक्यूल है, आपने किसी बीकर में पानी भरा हुआ है, बीकर और ग्लास का है आपका, तो उस ग्लास का मॉलिक्यूल और उस पानी का मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपका फोर्स लग रहा है वो हो गया फोर्स ऑफ एडहेशन, राइट। तो फोर्स ऑफ एडहेशन क्या हो गया, फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ कोहेशन क्या हो गया, फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। दिस इज बेसिकली कैपिलरी एक्शन। सॉरी, दिस इज नॉट कैपिलरी एक्शन, ये तो फोर्सेज हैं जिसके कारण कैपिलरी एक्शन पॉसिबल होती है। तो कैपिलरी एक्शन क्या होती है, मान लीजिए कोई बीकर है जैसा कि एंड्रॉन है, राइट, इसमें पानी भरा हुआ है, आपने उस बीकर में एक बहुत पतली सी ट्यूब इंसर्ट करी, राइट। ये ट्यूब मैंने काफ़ी मोटी बनाई है ड्राइंग में समझाने के लिए, लेकिन ये होती बहुत मतलब इन एम से भी कम डायामीटर होता है इस ट्यूब का, राइट। तो क्या होता है, जब आप ऐसी कोई भी बहुत पतली सी बहुत नैरो ट्यूब इंसर्ट करते हो, इस ट्यूब को बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। जब कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करते हो तो इस बॉडी में, इस ट्यूब में पानी का लेवल क्या होना चाहिए भाई। नॉर्मल केसेस में तो क्या होता है, पानी का लेवल यही रहना चाहिए जो यहाँ पर है, लेकिन क्या होता है, पानी थोड़ा सा राइज हो जाता है या फिर फॉल हो जाता है, दो में से कोई एक चीज़ होती है, या फिर पानी राइज होता है या फिर पानी फॉल होता है। तो ये जो राइज और फॉल ऑफ वाटर या राइज और फॉल ऑफ फ्लूइड होता है इन कैपिलरी ट्यूब, इस चीज़ को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। दिस फिनोमेना इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। व्हाट इज कैपिलरी एक्शन, राइज और फॉल ऑफ फ्लूइड इन कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। एंड व्हाट इज, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप फाइंड कैसे करोगे, आप नॉर्मल फाइंड कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। मान लीजिए इतना कैपिलरी राइज हो रहा है, राइज का केस करते हैं, राइट। ये वाटर का लेवल था, तो इस पॉइंट पे, ठीक है, ये पानी का लेवल था। तो जब ये कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल होता है ना, तो ये सरफेस जो मैंने ऐसा बनाया है ये बेसिकली ऐसा रहता नहीं है। ये सरफेस अगर राइज का केस है तो ऐसा हो जाता है। आपने देखा होगा केमिस्ट्री में भी मिनिस्कस फॉर्म होता है, आप मिनिस्कस की ही रीडिंग लेते हो, ठीक है। आपने प्रैक्टिकल्स में देखा होगा जब आप भरते हो उसमें क्या बोलते हैं, जो ट्यूब रहती है टाइट्रेशन के लिए, उसमें जब आप केमिकल्स भरते हो तो एक मिनिस्कस फॉर्म होता है, राइट। उस मिनिस्कस की रीडिंग लेने ही आपको बोला जाता है कि उसके लोअर पार्ट की रीडिंग लो। तो वो तो बहुत मतलब वे एग्जाम्पल है। तो इसी तरह कैपिलरी ट्यूब में भी ऐसा एक सरफेस फॉर्म होता है राइज के केस में। अगर फॉल होता है पानी तो कुछ इस टाइप का सरफेस फॉर्म होता है, कॉन्वेक्स अपवर्ड टाइप का सरफेस फॉर्म होता है अगर पानी फॉल हो रहा है तो, ठीक है। तो ये एक तो ये दो सरफेस ऐसे फॉर्म होते हैं। और कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या होता है, या फॉल इन अ ट्यूब इज 2s cos थीटा बाय रो जी, जहाँ पर ऐसे सरफेस टेंशन cos थीटा है, एंगल बिटवीन वो जो आपका सरफेस है और ग्लास ट्यूब है वो थीटा है। वो हम देखते हैं क्या होता है, आर है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सरफेस टेंशन डेफिनेट डिपेंड होता है आपके फ्लूइड के पे, और जो थीटा होता है वो डिपेंड होता है कि आपकी ट्यूब किस चीज़ की है, ट्यूब का मटेरियल और जो फ्लूइड है उस पर डिपेंड रहता है। थीटा क्या होता है, जैसे मान लीजिए वो ऐसा मिनिस्कस फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो ये जो एंगल है दिस इज थीटा, एंगल बिटवीन दिस सरफेस एंड ग्लास ट्यूब, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, राइट। तो बेसिकली थीटा आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में कि भाई इतना आपका एंगल इतना है कॉस थीटा, तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगी, राइट। आप बोलोगे ये फार्मूला कैसे आता है, ये फार्मूला आने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको मेथड बता देता हूँ कैसे आता है इस फार्मूले का, ठीक है। मान लीजिए कैपिलरी राइज हो रहा है, ये तो ये सरफेस बन रहा है, सरफेस है मतलब कुछ सरफेस टेंशन होगा, ठीक है, राइट। सरफेस टेंशन का एक फोर्स होगा, तो एक सरफेस टेंशन का फोर्स लगा दो, ठीक है, एक सरफेस टेंशन का फोर्स लगा दूँ।
ये सरफेस टेंशन का फोर्स किसके बराबर होगा? दिस सरफेस टेंशन का फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ ये जितना राइज है, राइट। मान लीजिए एच राइज है, वेट कितना होगा? एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया वॉल्यूम इंटू रो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना हो गया? मास इंटू जी कितना हो गया? वेट। दिस वेट विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन। एंड व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इज आपका एस इंटू जो लेंथ है, लेंथ कितनी है? 2 पाई आर, राइट। लेंथ इज 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पर भैया कुछ थीटा भी है, कुछ थीटा का ही आएगा, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो अब जब इन सारी चीज़ों को आप देखो, पाई से पाई को हटाओ, पाई से पाई को कैंसिल करो, आर से आर को कैंसिल करो, तो यहाँ क्या आ गया? 2s कॉस थीटा अपॉन यहाँ क्या बचा है? आर रो जी, एच इज इक्वल्स टू 2s कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। कुछ इस तरह से इसका डेरिवेशन आता है। ऑल्दो मैंने डेरिवेशन बहुत जल्दी समझा है, बट हमारे इस कोर्स के लिए, इसका मतलब रिवीजन कोर्स के लिए डेरिवेशन इज़ नॉट रिलेवेंट। हाँ, अब मैंने चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट एक और टॉपिक है रेनॉल्ड्स नंबर। ये बेसिकली आपके प्रॉपर्टीज़ का आखिरी टॉपिक है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? पहली बात तो पहले रेनॉल्ड्स नंबर देख लेते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर इज रो बी डी बाई ईटा। ऐसे एक नॉर्मल नंबर होता है जो आपके रेफरेंस के लिए आपको बताते हैं। किस चीज़ का रेफरेंस के लिए, मतलब किस चीज़ को इससे जज करते हो वो देखते हैं। रो क्या होता है? डेंसिटी। वी क्या होता है? वेलोसिटी, जिस फ्लूइड से फ्लो मूव कर रहा है। नदी में पानी बह रहा है जैसे यहाँ पर, तो इस पानी की वेलोसिटी। डी क्या होता है? डी बेसिकली होता है आपका डिस्टेंस, ये राइट। डी बेसिकली होती है आपकी लेंथ। और ईटा क्या होता है? ईटा होता है आपका विस्कोसिटी, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, रो वी डी बाई ईटा। अब ये हो गया आपका रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड ने दिया था ये नंबर, इसलिए इसको बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर। आपने देखा होगा कि जब नदी बहती है ऊपर माउंटेन से, तो वो काफ़ी रफ रहती है उसका, राइट, काफ़ी ऐसे रफली बहती है, टर्बुलेंट टाइप में बहती है। जैसे ही वो नदी नीचे आ जाती है प्लेन्स पे, बहुत स्मूथ बहने लगती है, जैसे कि आपको दोनों फिगर में दिख रहा होगा। यहाँ पर कितना स्मूथ बह रही है और यहाँ पर कितना रफ बह रही है। आपने देखा होगा मूवीज़ में भी, कभी अगर कोई नदी के आसपास रहता है तो उसको मालूम होगा, नहीं भी तो मूवीज़ में देखा होगा राफ्टिंग जब होती है, नदी कितने ज़्यादा रफ बहती है, एकदम सीधे पानी में कभी राफ्टिंग होती है या नहीं, राइट। तो इसी चीज़ को, मतलब आप इसी चीज़ को क्लासिफाई करने के लिए कि भाई कब नदी तेज़ बहेगी, कब नदी स्लो बहेगी, कब नदी का नेचर टर्बुलेंट होगा, कब नदी का नेचर लैमिनार होगा। लैमिनार मतलब ये जो आसानी का फ्लो दिख रहा है, ये लैमिनार फ्लो का एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये जो फ्लो दिख रहा है, ये टर्बुलेंट फ्लो का एग्जाम्पल है। तो जब रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 होता है, ठीक है, तो फ्लो लैमिनार होता है। जब रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर दैन 4000 रहता है, यहाँ पर 3000 to 4000 लिखा है, यूजुअली 4000 के आसपास बोलते हैं। जब रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर दैन 4000 होता है तो टर्बुलेंट फ्लो होता है। अब 2000 से 4000 के बीच में होता है तो क्या? 2000 से 4000 के बीच में होता है तो उस फ्लो को बोलते हैं ट्रांजिशनल फ्लो। उस 2000 से 4000 के बीच में आपका फ्लो लैमिनार से टर्बुलेंट के बीच में कहीं रहता है, वो ट्रांजिशनल फ्लो बोलते हैं उसको, राइट। अब लैमिनार फ्लो क्या होता है? जब फ्लो मूव होता है, राइट। मान लीजिए नदी है या पानी है, जब पानी फ्लो होता है तो वो कैसे फ्लो होता है? ये पानी की लेयर्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये डेप्थ वाइज बना रहा हूँ मैं नदी को, ऊपर से नहीं दिखा रहा हूँ, ये ऐसे लेयर बना रहा हूँ। तो पहली लेयर में कुछ मॉलिक्यूल होंगे, दूसरी लेयर में कुछ मॉलिक्यूल होंगे, तीसरी लेयर में कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। हर लेयर में कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये बहते हैं। अगर इसको मॉलिक्यूलर लेवल पर समझो तो अगर लैमिनार फ्लो में एक लेयर का मॉलिक्यूल उसी लेयर में बहते रहते हैं, राइट। लैमिनार फ्लो में उस लेयर के मॉलिक्यूल उसी लेयर में बहते रहेंगे। लेकिन अगर फ्लो टर्बुलेंट हो गया, मान लीजिए वेलोसिटी बढ़ गई, तो रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ जाएगा, रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ गया तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो के केस में, जो अलग अलग लेयर हैं इनके मॉलिक्यूल इस लेयर से इस लेयर में मूव कर सकते हैं, इस लेयर से इस लेयर में मूव कर सकते हैं, नीचे से ऊपर आ सकते हैं। तो ये टर्बुलेंट फ्लो होता है। मतलब टर्बुलेंट फ्लो में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी लेयर इंटरचेंज करते हैं। लैमिनार फ्लो में वो अपनी लेयर में ही बहते रहते हैं। बेसिकली दिस इज लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। हमने रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ लिया है, हमने सरफेस टेंशन और उसके एप्लीकेशन देख लिए हैं। आज हमने ये सब कवर कर लिया। हाँ, एक और चीज़, सरफेस टेंशन का मैंने आपको क्या बोला था, मैं एक एग्जांपल भी बताता हूँ रियल लाइफ में।
भाई आपने कभी देखा वाटर टेबल, आपको सबको मालूम होगी क्या होती है। जब वाटर टेबल डाउन हो जाती है तो आपको कुआँ फिर से और ज़्यादा खोदना पड़ता है, वरना पानी नहीं आता, कुआँ सूख जाता है। क्यों सूखता है? क्योंकि वाटर टेबल डाउन हो जाती है। तो ये आपने सुना है, ठीक है। मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको वाटर टेबल, मैं उसका वो बता रहा हूँ वाटर टेबल क्या होती है। क्या होता है, धरती जो अपनी अर्थ होती है, अर्थ के अंदर कुछ, अर्थ के कुछ अंदर पानी रहता है ऐसा, ठीक है, ये पानी रहता है। तो क्या ये लेवल वाटर टेबल होती है? नहीं, ये लेवल वाटर टेबल नहीं होती है। इस पानी के ऊपर पानी यहीं तक है, लेकिन आप अगर यहाँ तक भी खोदोगे कुएँ को अपने, तो भी आपको पानी मिलता है। क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? राइज या फॉल होता है। तो इस केस में राइज होता है इस पानी का। कैसे? आप बोलोगे राइज तो सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी ट्यूब लगा के होता है। हाँ, तो ये अर्थ अपनी खुद की कैपिलरी ट्यूब बनाती है, नेचर। कैसे? ये जो अर्थ रहती है ना, मिट्टी रहती है, क्रस्ट रहता है, उसमें क्या रहते हैं, बहुत हल्के हल्के से वॉइड्स रहते हैं, बहुत छोटे छोटे वॉइड्स रहते हैं। तो ये सारे बहुत सारे वॉइड्स रहते हैं, ये सारे वॉइड्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे रहते हैं, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। जब ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं ना, और बहुत बारीक रहते हैं, तो ये कैपिलरी ट्यूब की तरह रिएक्ट करते हैं। उस केस में क्या होता है, ये पानी राइज हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है रियल नेचर में कैपिलरी राइज का, राइट। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर खत्म कर दिया आज। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, राइट। थैंक यू गाइस।